नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको तुर्कों का गजनी के अंदर अपना जो राज्य स्थापित किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने ये बताया था कि ये जो गजनी राज्य था वो भारत के लिए एक चुनौती था, और इस गजनी राज्य के माध्यम से ही ये लोग अब हिंदुस्तान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सबुद्दीन के शासनकाल में भारत के ऊपर पहला तुर्की आक्रमण हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तत्कालीन जो हमारा सीमांत प्रदेश था आनाशाही वंश, उसने उस आक्रमण को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, परंतु वो उस आक्रमण को रोक पाने में सफल नहीं हुआ था। सबुद्दीन की मृत्यु के बाद सबुद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे इस्माइल को बनाया था। यानी कि सबुद्दीन ने अपना जो राज्य सौंपा था अपने बड़े बेटे महमूद को नहीं सौंपा था, उसने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे इस्माइल को बनाया था। परंतु जैसा कि परंपरा थी कि सुल्तान के गद्दी सौंपने से कुछ नहीं होता, जिसके पास सत्ता होती थी, जिसके पास ताकत होती थी, वही गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता था। महमूद को ये बात पसंद नहीं आई, उसके बड़े भाई को, इस्माइल के बड़े भाई को ये बात पसंद नहीं आई, उसने इसका विरोध किया, और एक युद्ध में इस्माइल को उसने यानी अपने छोटे भाई को उस युद्ध में उसने हरा दिया, और गजनी के सिंहासन पर ये मोहम्मद गजनवी उस गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। बहुत बड़ा परिवर्तन था गजनी के लिए। और ये जो महमूद था वो चूंकि इससे पहले सबुद्दीन के नेतृत्व में जो भारतीय राजाओं के साथ युद्ध हुआ था उसमें इस महमूद ने युद्ध में भाग लिया था, इसलिए उसको युद्धों का अनुभव था। परंतु ये भी था कि शासक बनने से पहले वो खुरासान का सूबेदार रह चुका था, और उस खुरासान की सूबेदारी में उसने शासन के पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिए थे। यानी कि सेना के क्षेत्र में सैनिक अनुभव उसके पास थे, प्रशासनिक अनुभव भी इस महमूद के पास रहे थे। और एक और बात थी कि उसने बुखारा के कमजोर शासन का लाभ उठाकर उस बुखारा का जो साम्राज्य था उसके कई प्रदेशों के ऊपर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था, और वहां का उसने स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर लिया था। यानी कि उसने खुरासान तो उसके पास था ही, उसने बुखारा के ऐसे बहुत से प्रदेशों को उसने जीत लिया जहां की जो बुखारा साम्राज्य था कमजोर था। और एक किताब है तारीख गुजीदा हमको ये सूचना देता है कि सिस्तान के राजा खल बिन अहमद, सिस्तान एक जगह है, सिस्तान के राजा का नाम था खल्फ बिन अहमद, उसको इस महमूद ने पराजित किया था। और उस खल्फ बिन अहमद को पराजित करने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि उसने इस सिस्तान के शासक खल्फ बिन अहमद को पराजित करने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। और इतिहासकारों का ये मानना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो पहला सुल्तान था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो गजनी का पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यद्यपि जो उसके सिक्के मिले हैं, जो मोहम्मद गजनवी के हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं, उसमें सुल्तान शब्द हमको कहीं नहीं मिलता। वो अपने आप को अमीर महमूद शब्द ही अपने सिक्कों पर लिखाता है। यानी कि जो महमूद गजनवी के सिक्के हमको मिले हैं उसमें सुल्तान का टाइटल, सुल्तान की उपाधि हमको नहीं मिल रही। उन सिक्कों पर हमको अमीर महमूद शब्द का ही प्रयोग देखने को मिलता है। परंतु इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। शायद वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला उस गजनी का पहला शासक था। और वो अपने राज्यारोहण के बाद कई प्रदेशों को उसने जीत लिया था। बल्ख का प्रदेश उसने जीता था, इराक का प्रदेश जीता था, बस्त का प्रदेश जीता था, खुरासान का एक बहुत बड़ा भूभाग उसने जीत लिया था। और इतनी विजयों के बाद बगदाद का खलीफा उससे इतना प्रसन्न हुआ था कि बगदाद के खलीफा ने उसको यामीन उल दौला, बगदाद के खलीफा ने उसको यामीन उल दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन और दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि धारण की, ये उपाधि उसको प्रदान की थी। बगदाद के खलीफा ने इतने बड़े एरिया को जीतने के बाद महमूद को यामीन और दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ उस खलीफा ने एक उपाधि उसको दी थी।
उसका वो था अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत नाम की उपाधि उस खलीफा ने, यानी कि अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये दो उपाधि इसको बगदाद के खलीफा ने दी थी, यानी कि वो जो मुस्लिम साम्राज्य था उसका दाहिना भी हाथ था और मुसलमानों का संरक्षक भी था। और ये दोनों उपाधि धारण करके उसने जीवन भर अपने आप को ये सिद्ध करने की भी कोशिश की कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा संरक्षक भी है, मुसलमानों का बहुत बड़ा संरक्षक भी है। सत्ता प्राप्त करने के बाद, गजनी के सिंहासन बैठने के बाद, वो दोबारा अपना साम्राज्य विस्तार हिंदुस्तान की ओर करने की कोशिश करता है। इतिहासकारों ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने उसका बचाव किया है, उसके आक्रमण को जायज ठहराया है, उसके जो अत्याचार थे उनको जायज ठहराया है। परंतु अगर हम ये देखें, पहले हम ये देखें कि आखिर उसके ये इतिहासकार उसके आक्रमण के क्या कारण बताते हैं। उसने आक्रमण हमारे ऊपर क्यों किया, भारत के ऊपर उसने आक्रमण क्यों किया। भारत ने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया था, परंतु वो हमारे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा है। एक जो इतिहासकार है, इतिहासकार को एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ये कहता है कि वो हिंदुस्तान से धन प्राप्त करना चाहता है। धन प्राप्त करने की इच्छा से उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण का जो उद्देश्य था, उसने जो आक्रमण किए थे वो मंदिरों के ऊपर किए थे। ये धन प्राप्त करने की इच्छा से ही वो बार बार हिंदुस्तान के ऊपर आता था और वो वापस हिंदुस्तान से धन प्राप्त करके लूट मार करके वापस लौट जाता था। इस्लाम का विस्तार इस पर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, परंतु और जो बातें हैं उसके आक्रमण की मैं उसके बारे में बता दूं। एक इतिहासकारों का मत है उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो यश प्राप्त करना चाहता था। पता नहीं इतिहास की व्याख्या कैसी करनी चाहते हैं। एक जो इतिहासकार हैं हबीब, बहुत जाने माने इतिहासकार हैं, उसका बचाव करते हैं, उसके आक्रमणों को ये कह के टालने की कोशिश करते हैं कि वो यश प्राप्त करना चाहता, धन प्राप्त करना चाहता, बाकी उसका बेचारे का कोई उद्देश्य नहीं था। पता नहीं उन्होंने किस साक्ष्यों के आधार पर ये बात बताई। हबीब साहब बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से उसके आक्रमण को ये कह के बचाव करने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो लूटमार थी वो तो अपना यश प्राप्त करना चाहता था, वो तो शायद धन प्राप्त करना चाहता था। इसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, कोई इस्लाम का प्रसार का कोई उद्देश्य नहीं था। वो शुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के लिए, शुद्ध आर्थिक उद्देश्य के लिए हिंदुस्तान में आया। एक विचार है कि गजनी राज्य को वो सुरक्षित बनाना चाहता था। इस मत के इतिहासकारों का मानना है कि गजनी के सीमांत में जो हिंदुशाही वंश था, जो भारतीय सीमांत था, और खुरासान का और जो मुल्तान का प्रदेश था, वो दोनों ही इस गजनी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। आगे आने वाले समय में ये एक चुनौती बन सकते थे। इसलिए गजनी के लिए महत्वपूर्ण था, महमूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो हिंदुशाही रंग और जो मुल्तान का राज्य है उसको उन्मूलन करे। तो इस उद्देश्य के लिए उसने अपने गजनी राज्य को सुरक्षित करने के लिए कि हिंदुस्तान से कोई राजा उसके ऊपर आक्रमण न कर सके, उसने आक्रमण किया था। परंतु इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। एक और मत देते हैं कि वो हिंदुस्तान से हाथी प्राप्त करना चाहता था, वो सेंट्रल एशिया को जीतना चाहता था, वो मध्य एशिया को जीतना चाहता था। मध्य एशिया को जीतने के लिए उसको हाथियों की आवश्यकता थी, इसलिए हिंदुस्तान से हाथी प्राप्त करने के लिए उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। परंतु शायद ये भी कारण उचित नहीं हमें मालूम पड़ता। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो इस्लाम का विस्तार। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उत्वी, जिसने कि महमूद के आक्रमण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो बड़े गर्व से कहता है कि उसने इन आक्रमणों को, महमूद के आक्रमण को उसने जिहाद माना है। जिहाद यानी धर्म युद्ध, इस्लाम के प्रसार के लिए किया जाने वाले युद्ध। उसमें ये कहते हैं कि महमूद के आक्रमण का जो उद्देश्य था वो धन प्राप्त करना नहीं था, वो इस्लाम का विस्तार करना चाहता था। वो जिहाद के उद्देश्य से भारत में घुसा था, जिहाद करना चाहता था। इसे जिहाद को प्राप्त करने के लिए, जिहाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। और उस उत्वी के अनुसार ही, मैं नहीं कह रहा, ये उत्वी कह रहा है जो कि महमूद के बारे में बहुत कुछ लिख रहा है। उत्वी कह रहा है कि उसके आक्रमण के दो उद्देश्य थे, एक तो इस्लाम का विस्तार था और दूसरा बूत परस्ती का विनाश था। इस्लाम का विस्तार समझ में आता है, परंतु वो कहता है कि भारत के अंदर जो मूर्ति पूजा होती थी, जो भारतीय धर्म और संस्कृति के अंदर जो मूल धर्म था, मूल जो परंपराएं थी, उसका भी वो विनाश करना चाहता था। यानी कि बूत परस्ती का विनाश और इस्लाम का विस्तार, ये दोनों ही उसके आक्रमण के उद्देश्य थे। परंतु आक्रमण के उद्देश्य उसके जो भी रहे हों, बूत परस्ती का विनाश भी उसने किया था, इस्लाम का प्रसार भी किया था, परंतु भारत की संस्कृति के ऊपर भी उसने हाथ डाला था। भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी उसने लूटा था। जहाँ जहाँ उसके आक्रमण हुए थे वहाँ बार बार अत्याचार और कत्लेआम मचा था। भारतीय मंदिरों को उसने बेरहमी से उसने लूटा था। दुर्भाग्य था कि
उसकी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए कोई संगठित भारतीय शक्ति मौजूद नहीं थी। वो लुटेरा हर बार हिंदुस्तान में आता था, लूटता था, कत्लेआम करता था और वापस गजनी लौट जाता था। आगे आने वाले वीडियो में मैं उसके जो अन्य आक्रमण हैं, जो उसके शेष आक्रमण हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा।